नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। अपने सेकेंड ईयर की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और इसके अंदर अपने एंट्रोपी के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट जो आपकी क्लास थी उसके अंदर आप लोगों ने एंट्रोपी के बारे में पढ़ा है। एंट्रोपी, और इसी एंट्रोपी के बारे में अपने पढ़ रहे थे और बिल्कुल लास्ट में हम लोग देख चुके थे कि उत्क्रमणीय रुद्धोष्म प्रक्रम जो होता है उसके अंदर एंट्रोपी जो है वो क्या रहती है, नियत रहती है। सबसे पहले क्लासियस नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया था, एंट्रोपी के बारे में बताया था। ठीक है, अब अपने नया टॉपिक शुरू करते हैं, वो है उत्क्रमणीय कार्नोट चक्र में उत्क्रमणीय चक्र में एंट्रोपी परिवर्तन। आपका जो नया टॉपिक है, टॉपिक का नाम है उत्क्रमणीय चक्र में एंट्रोपी परिवर्तन। ठीक है, तो अपने उत्क्रमणीय चक्र में एंट्रोपी में जो परिवर्तन आ रहा है उस एंट्रोपी में परिवर्तन का क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका कोई भी टॉपिक हो इसी सूचक आरेख के साथ में शुरू होता है। ठीक है, सूचक आरेख क्या होता है, जो P और V के मध्य जो वक्र खींचा जाता है वो क्या होता है, आपका सूचक आरेख होता है। और इसके अंदर ताप जो है वो अपने नियत ताप पर इसे खींचा जाता है। उत्क्रमणीय चक्र की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने एक उत्क्रमणीय चक्र बना लेते हैं यहाँ। तो ये क्या है, मान लिया एक उत्क्रमणीय चक्र है। ठीक है, ये A, B, C और D, ये क्या है, एक उत्क्रमणीय चक्कर है। ये देख लेना, नीचे की ओर आ रहा है और इस साइड से ये ऊपर की ओर जा रहा है। तो ABCD आपके पास में क्या है, एक उत्क्रमणीय चक्कर है। इस उत्क्रमणीय चक्कर के अंदर जो एंट्रोपी में परिवर्तन हो रहा है उस एंट्रोपी में परिवर्तन का आपने क्या कर रहे हैं, मान जो है वो ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो अपना टॉपिक है उत्क्रमणीय चक्र में एंट्रोपी में परिवर्तन। सबसे पहले अपने क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अपने इस डायग्राम की बात कर रहे हैं कि ये डायग्राम अपने कैसे बनाया है। तो ये डायग्राम अपने एक तो T1 केल्विन पर बनाया है, यहाँ Q1 ऊष्मा है, और ये जो है T2 केल्विन पर है, और यहाँ जो ऊष्मा है कितनी है, Q2 है। ठीक है, डायग्राम के अंदर कौन किसको बता रहा है, तो A, B जो है, A और B जो रेखा आप लोगों ने खींच रखी है इसके अंदर A से B तक अपने जो जा रहे हैं, A से B की ओर आप जो जा रहे हो वो किस पर खींचा गया है, वो नियत ताप T1 केल्विन पर वक्र खींचा गया है। और ये कैसा वक्र है, ये समतापी प्रसार का वक्र है। ये किसका वक्र है, ये समतापी प्रसार का वक्र है। प्रसार का है इसलिए दाब क्या होता जा रहा है, लगातार कम होता जा रहा है। और आयतन आप लोग देख सकते हो, आयतन लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि वक्र इस तरफ बढ़ता जा रहा है और ये मान नीचे की ओर आ रहा है, मतलब दाब में कमी हो रही है और आयतन जो है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और किस पर खींचा गया है, ये एक समान ताप T1 केल्विन पर वक्र जो है वो खींचा गया है। तो कैसा वक्र है, ये समतापी वक्र है। ठीक है, आगे देखो, आगे जो अपने वक्र खींचा है ये, इसकी बात कर रहा हूँ मैं C से D की, C और D की बात कर रहा हूँ। तो C और D जो अपने खींचा है, C से D की बात जो अपने कर रहे हैं, C और D जो खींचा गया है C से D का, ये T2 केल्विन पर खींचा गया है। और ये भी कैसा वक्र है, ये भी समतापी वक्र है। और किसको दर्शा रहा है, संपीड़न को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, ये संपीड़न को दर्शा रहा है। अपने C से D की ओर आ रहे हैं, कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, अपने C से D की ओर आ रहे हैं। जब C से D की ओर आ रहे हैं तो इसका मतलब C से D की ओर आ रहे हैं तो ये आयतन क्या होता जा रहा है, इसका कम होता जा रहा है। यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, आयतन कम हो रहा है क्योंकि संपीड़न हो रहा है, और दाब क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये वक्र, ये देखिए, ये C है यहाँ और ये D है यहाँ, इतना इसमें फ़र्क है। ठीक है, तो ऐसा आपको वक्र बिल्कुल ऐसा ही बनाना है। मैं आपको 3-4 बार पहले भी बता चुका हूँ कि वक्र को बिल्कुल वैसा ही बनाना है जैसा कि बनाया गया है, क्योंकि वक्र को देख करके पता चलता है कि कहाँ दाब कम है, कहाँ दाब ज़्यादा है, कहाँ प्रसार कर रहे हैं, कहाँ संपीड़न कर रहे हैं। ठीक है, और वक्र के इसके अलग से नंबर आएंगे, सूचक आरेख बोलते हैं इस वक्र को। ठीक है, तो ये दोनों जो वक्र हैं वो कैसे वक्र हैं, दोनों वक्र समतापी वक्र है। इन समतापी वक्रों को दो वक्र काट रहे हैं, एक तो B से C का और एक काट रहा है D से A का। तो B से C कैसा वक्र है, रुद्धोष्म वक्र है।
कैसा वक्र है? रुद्धोष्म वक्र है। और देख सकते हो आप लोग दाब कम हो रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, दाब कम हो रहा है, तो किसका है ये? प्रसार का है। आयतन बढ़ रहा है कि घट रहा है? देखिए ये लाइन तो यहाँ मिल रही है और ये जो लाइन है यहाँ मिल रही है, आयतन में फर्क है, आयतन बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है, तो ये किसका वक्र है? रुद्धोष्म प्रसार का वक्र है। फिर डी से ए, डी से ए, ये डी है, ये ए है, अपने ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो देख सकते हो आप लोग आयतन क्या हो रहा है? कम हो रहा है और दाब जो है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये किसका वक्र है? ये रुद्धोष्म संपीड़न का वक्र है। ठीक है, तो डायग्राम में अपने क्या क्या बनाया है? अपने ABCD एक उत्क्रमणीय चक्र को प्रदर्शित किया है, उत्क्रमणीय चक्र को प्रदर्शित कर रहे हैं ABCD के द्वारा। AB वक्र नियत ताप पर खींचा गया है, सम ताप पर खींचा गया है T1 केल्विन पर, और Q1 इसमें क्या है? ऊष्मा है, और W1 कार्य है। B से C अपने पहले भी बात कर चुके हैं, B से C की रुद्धोष्म वक्र है, तो ऊष्मा यहाँ नहीं होगी, सिर्फ कार्य W2 होगा। यहाँ की बात करें T2 केल्विन पर खींचा गया है और W3 कार्य है, Q2 ऊष्मा है, और ये फिर से W4 कार्य है, ऊष्मा यहाँ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कैसा वक्र है? ये रुद्धोष्म वक्र है। ठीक है, देखो आगे। अपने A से B की ओर जाए, कहाँ से कहाँ जाए? A से B की ओर जाए। जब आप A से B की ओर जाते हो तो निकाय का जो कार्यकारी पदार्थ है, निकाय का कार्यकारी पदार्थ है, इस कार्यकारी पदार्थ के द्वारा, इस पदार्थ के द्वारा समताप T1 केल्विन पर Q1 ऊष्मा क्या की जाती है? अवशोषित की जाती है। Q1 ऊष्मा क्या की जाती है? अवशोषित की जाती है। कहाँ से कहाँ जाती हो? तब A से B की ओर जब आप लोग जाते हो तो कार्यकारी पदार्थ के द्वारा T1 केल्विन पर और Q1 ऊष्मा जो है वो क्या की जाती है? Q1 ऊष्मा जो है वो अवशोषित की जाती है। यानी यहाँ पर एंट्रोपी में क्या होगी? वृद्धि होगी। एंट्रोपी में वृद्धि, एंट्रोपी में वृद्धि कितनी हो रही है? एंट्रोपी में वृद्धि हो रही है Q1/T1। कितनी हो रही है? Q1/T1। तो Q1/T1 जो ये टर्म आप लोगों ने लिखी है, ये किसके लिए लिखी है? ये टर्म लिखी गई है एंट्रोपी में वृद्धि के लिए। ठीक है, एंट्रोपी में वृद्धि के लिए। फिर देखिए आगे चलते हैं, अपने पहुँचे, ये तो A से B था, फिर अपने जाते हैं B से C। जब हम लोग B से C की ओर जाते हैं तो आप लोग देख सकते हो B से C रुद्धोष्म प्रक्रम है। B से C कैसा प्रक्रम है? रुद्धोष्म प्रक्रम है। ठीक है, तो जब ये रुद्धोष्म प्रक्रम है, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा, और ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा तो आप लोग देख सकते हो फॉर्मूले में क्या है? Q1/T1 है। जब ऊष्मा ही नहीं है तो एंट्रोपी जो है वो क्या रहती है? अपरिवर्तित रहती है। एंट्रोपी क्या रहती है? अपरिवर्तित रहती है। एंट्रोपी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। कब? जब आप लोग जाते हो B से C की ओर। B से C में एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं। फिर अपने C से D पहुंचते हैं तो देखिए क्या होगा, यहाँ कार्यकारी पदार्थ के द्वारा T2 केल्विन पर यहाँ कार्यकारी पदार्थ के द्वारा T2 केल्विन पर Q2 ऊष्मा विसर्जित की जाती है। Q2 ऊष्मा जो है वो क्या की जाती है? Q2 ऊष्मा विसर्जित की जाती है। जब ये ऊष्मा विसर्जित की जाती है तो यहाँ आती है एंट्रोपी में कमी। एंट्रोपी में कमी, तो एंट्रोपी में कमी क्या आ जाती है? Q2/T2। कितनी? Q2/T2। एंट्रोपी का फॉर्मूला Q/T लिखा था, Q/T इक्वल कॉन्स्टेंट, और वो जो कॉन्स्टेंट था एंट्रोपी में परिवर्तन के इक्वल था। तो एंट्रोपी में कमी किसके इक्वल है? Q2/T2 के इक्वल है। अब देखिए, अब अपने कहाँ से कहाँ जाना है? अब अपने D से A की ओर जाना है। D से A की ओर, जब D से A की ओर जाते हैं तो फिर से एंट्रोपी क्या रहती है? अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, तो पूर्ण चक्र की अगर बात की जाए तो देखना, पूर्ण चक्र के अंदर अपना ये सामने ये उत्क्रमणीय चक्र बना हुआ है, और इस चक्र के अंदर ये आपका एंट्रोपी
ये आपका एक वक्र है, ये वक्र समतापी है, दोनों समतापी वक्र है। और ये जो दोनों वक्र है कौन से हैं, रुद्धोष्म वक्र है, ये वक्र और ये वक्र। और अपने यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो ये कौन सा है, ये आपका कार्यकारी पदार्थ के द्वारा A से B तक T1 केल्विन पर Q1 ऊष्मा जो है अवशोषित की जाती है, तो एंट्रोपी में हो रही है वृद्धि है कितनी, Q1/T1। फिर आप जा रहे हो B से C, कहाँ से कहाँ, B से C। जब B से C जाते हो तो एंट्रोपी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता। एंट्रोपी में वृद्धि किसके इक्वल है, Q1/T1 के इक्वल है। देखो लास्ट वीडियो को याद करो, लास्ट वीडियो के अंदर अपने रिजल्ट निकाला था, Q/T क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, Q/T कांस्टेंट रहता है। और इसी कांस्टेंट को आपने क्या लिखा था, ये लिखा था। तो एंट्रोपी जो है उसका सूत्र Q/T, एंट्रोपी में परिवर्तन का सूत्र क्या है, Q/T है। तो ये सूत्र अपने जो लिखा है ये एंट्रोपी में वृद्धि का सूत्र है, Q/T, ये इसे लिखा है अपने। फिर अपने B से C गए, एंट्रोपी अपरिवर्तित। फिर देखिए अपने पहुंचे C से D में, C से D तक अगर जाएं तो कार्यकारी पदार्थ T2 केल्विन पर Q2 ऊष्मा क्या करता है, विसर्जित करता है। तो Q2 ऊष्मा जब ये विसर्जित करेगा तो एंट्रोपी में क्या होगी, कमी आएगी। एंट्रोपी में कितनी कमी, Q2/T2 कमी। कितनी कमी है एंट्रोपी में, Q2/T2। फिर आप कहाँ से कहाँ गए, आप लोग पहुँचे D से A। कहाँ से कहाँ पहुँचे, D से A पहुँचे। और D से A आते हो तो आप लोग देख सकते हो एंट्रोपी क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। तो D से A तक पहुँचने में एंट्रोपी क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। अब अपने बात कर लेते हैं संपूर्ण चक्र के अंदर एंट्रोपी में नेट परिवर्तन। तो आप लोग अगर बात करो एंट्रोपी में नेट वृद्धि, तो एंट्रोपी में नेट वृद्धि देखिए कितनी होगी। तो एंट्रोपी में नेट वृद्धि निकालनी है तो Q1/T1, Q1/T1 या तो अपरिवर्तित है और ये एंट्रोपी में कमी है कितनी, माइनस का Q2/T2। देखिए एंट्रोपी कितनी है, एंट्रोपी है Q1/T1, ठीक है, एंट्रोपी Q1/T1 एंट्रोपी में वृद्धि। फिर जो आगे जो चक्र है उसमें अपरिवर्तित है और यहाँ ये जो है एंट्रोपी में कमी है और फिर से एंट्रोपी आपकी क्या है, अपरिवर्तित है। तो एंट्रोपी यहाँ तो अपरिवर्तित है और यहाँ अपरिवर्तित है, यहाँ वृद्धि है, यहाँ कमी है। तो नेट वृद्धि कितनी आ जाती है, Q1/T1 माइनस Q2/T2 आ जाती है, ठीक है। ये एंट्रोपी में नेट वृद्धि है। पर आप लोग जानते हो कि जो उत्क्रमणीय चक्र होता है, उत्क्रमणीय चक्र होता है या जो कार्नोट चक्र होता है, यहाँ लिख देता हूँ, कार्नोट चक्र लिख देता हूँ, कार्नोट चक्र या उत्क्रमणीय चक्र। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए आप जानते हो Q1/T1 बराबर Q2/T2 होता है। क्या होता है, Q1/T1 बराबर Q2/T2 होता है। अगर यहाँ भी ये बात अगर लागू होती है, यहाँ अगर ये बात लागू होती है तो आप लोग देख सकते हो कि Q1/T1 माइनस Q2/T2 किसके बराबर, 0 के बराबर है। किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है। और 0 के बराबर होने का मतलब जो एंट्रोपी में परिवर्तन आ रहा था S2 माइनस S1 आप लोग बोल सकते हो, S2 माइनस S1 जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। यानी एंट्रोपी में जो परिवर्तन DS आप लोग इसे बोल सकते हो, DS जो एंट्रोपी में परिवर्तन है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। और 0 आने का मतलब S यानी एंट्रोपी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। एंट्रोपी क्या है, कांस्टेंट है। DS जो है वो 0 है, यानी एंट्रोपी में परिवर्तन 0 है। परिवर्तन 0 होने का मतलब एंट्रोपी क्या है, नियत है। यानी आप लोगों ने A से चलना शुरू किया और A पर फिर से पहुंचे तो एंट्रोपी जो है वो क्या है, अपरिवर्तित रहती है। यानी आप लोग देख सकते हो कि जो उत्क्रमणीय चक्र होता है उस उत्क्रमणीय चक्र में एंट्रोपी क्या रहती है, हमेशा नियत रहती है। इस बात को बोला जाता है क्लासियस प्रमेय। इसे क्या बोलते हैं अपने, इस बात को बोला जाता है क्लासियस प्रमेय। क्या बोलते हैं अपने, क्लासियस प्रमेय बोलते हैं, ठीक है। इसे अपने क्लासियस प्रमेय कहते हैं। तो क्लासियस प्रमेय के अंदर आप लोग क्या याद रखोगे, आप लोग याद रखोगे कि किसी उत्क्रमणीय चक्र में निकाय की एंट्रोपी में परिवर्तन 0 होता है, ठीक है। उत्क्रमणीय चक्र आपको सामने दिखाई दे रहा है और इसके अंदर आप लोग देख सकते हो DS बराबर, वहाँ जो DS बराबर लिखा हुआ है, DS बराबर क्या है, 0 है और S बराबर क्या है, कॉन्स्टेंट है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एंट्रोपी जो है वो क्या है, अपरिवर्तित है। इसे अपने क्या बोला जाता है, इसे क्लासियस प्रमेय कहा जाता है, ठीक है। दूसरा इसके अंदर अपने ये बात भी सिद्ध कर सकते हैं कि जब निकाय एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है, निकाय क्या करता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है, तो निकाय का एक अवस्था से दूसरी अवस्था पर जाना सिर्फ किस पर निर्भर करता है, इसकी प्रारंभिक अवस्था पर और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। किस पर, प्रारंभिक अवस्था पर और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। और अगर अपने
फिर से इसी अवस्था पर पहुंच जाए तो एंट्रोपी में परिवर्तन क्या होता है, जीरो होता है। यानी एंट्रोपी में परिवर्तन किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, एंट्रोपी पर परिवर्तन जो है, एंट्रोपी में परिवर्तन जो है वो पथ पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, इस बात का जरूर ध्यान रखना कि एंट्रोपी में परिवर्तन जो है वो किस पर निर्भर नहीं कर रहा, एंट्रोपी में परिवर्तन जो है वो पथ पर निर्भर नहीं कर रहा। इसका मतलब एंट्रोपी जो है वो किसका फलन नहीं है, एंट्रोपी जो है वो पथ का फलन नहीं है। ठीक है, एंट्रोपी पथ फलन नहीं है। एंट्रोपी किसका फलन है, एंट्रोपी सिर्फ अवस्था का फलन है। वो सीमांत अवस्थाओं पर डिपेंड करता है कि प्रारंभिक अवस्था में कितनी थी और अंतिम अवस्था में कितनी है। ठीक है, ये अपने उत्क्रमणीय चक्कर में एंट्रोपी में परिवर्तन था। ठीक है, नया टॉपिक शुरू करते हैं। नया टॉपिक है अपना अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी में परिवर्तन। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी में परिवर्तन। आपका टॉपिक है अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी में परिवर्तन। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी में परिवर्तन, ये अपना एक नया टॉपिक इसके अंदर है। देखिए, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के अंदर एंट्रोपी में परिवर्तन के लिए अपने क्या करते हैं, किसी एक इंजन की बात करते हैं और मानते हैं कि इंजन के अंदर अपने कार्यकारी पदार्थ जो है, कोई एक इंजन है, उस इंजन के अंदर जो कार्यकारी पदार्थ है, कोई एक इंजन है, इंजन का जो कार्यकारी पदार्थ है, इसमें इस प्रकार से परिवर्तन होता है कि ये प्रारंभिक अवस्था में क्या करता है, T1 केल्विन ताप पर किसी एक अवस्था से क्या करता है, ये चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, और ये क्या करता है कि स्रोत से T1 केल्विन ताप पर Q1 ऊष्मा अवशोषित करता है, Q1 ऊष्मा अवशोषित करता है। और किससे अवशोषित कर रहा है, स्रोत से क्या कर रहा है, स्रोत से T1 केल्विन ताप पर Q1 ऊष्मा जो है वो क्या कर रहा है, ये अवशोषित कर रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे, अभी ये क्या करता है, सिंक को या सिंक को T2 केल्विन ताप पर Q2 ऊष्मा देता है या विसर्जित करता है या उत्सर्जित करता है। तो आपके पास में क्या है, आपके पास में कोई एक अनुत्क्रमणीय इंजन है और ये उत्क्रमणीय इंजन क्या कर रहा है, T1 केल्विन ताप पर ऊष्मा अवशोषित करता है और T2 केल्विन ताप पर ऊष्मा क्या करता है, सिंक को विसर्जित करता है। अब देखिए, इस चक्कर की अगर आप लोग दक्षता का सूत्र देखो तो इसकी दक्षता का क्या सूत्र होगा, इस चक्कर की दक्षता का सूत्र होगा Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। देखिए, कोई भी ऊष्मा इंजन जो होता है, उस ऊष्मा इंजन की दक्षता का सूत्र अपने व्युत्पन्न कर चुके हैं। तो कोई भी ऊष्मा इंजन है, उसकी दक्षता का जो सूत्र है वो क्या होता है, किसी भी इंजन की दक्षता का सूत्र होता है Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो, दक्षता बराबर Q1 का अलग अलग भाग दोगे तो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में इंजन की दक्षता का सूत्र है। कोई भी ऊष्मा इंजन हो, चाहे वो कार्नो इंजन ही क्यों ना हो, चाहे वो उत्क्रमणीय इंजन ही क्यों ना हो, उनकी दक्षता के वो सारे सूत्र होंगे जो आपने व्युत्पन्न किए, T1 माइनस T2 अपॉन T1 या 1 माइनस T2 अपॉन T1। पर सभी इंजनों की दक्षता का सूत्र ये जरूर होगा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, क्योंकि ये ऊष्मा इंजन का सूत्र है। तो इसकी दक्षता का सूत्र क्या है, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ठीक है, अब देखो अपने आगे बात करते हैं। देखिए, अगर इसे आप लोग कार्नो इंजन के लिए इसे काम में लेते हो तो ये 100% दक्षता दर्शानी शुरू कर देता है। ठीक है, क्योंकि Q2 और Q1, Q2 जो है वो होगा ही नहीं उसके अंदर, कार्नो के अंदर अपने ये मानते हैं कि
सिंक को निष्कासित नहीं करता, ये हट जाएगा तो दक्षता 1 के बराबर आ जाती है। देखिए आगे बात करते हैं अपने पास में अभी क्या है, एक अनुत्क्रमणीय इंजन है और इस अनुत्क्रमणीय इंजन की दक्षता की बात कर रहे हैं, कितनी है 1 - Q2/Q1। आप लोगों ने कार्नो प्रमेय पढ़ी है, कार्नो प्रमेय के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी अनुत्क्रमणीय इंजन जो है उस इंजन की दक्षता जो है वो उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता से क्या नहीं हो सकती, अधिक नहीं हो सकती। यानी आप लोगों ने क्या पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा है कि आपके पास में चाहे कोई भी ऊष्मा इंजन हो, उस ऊष्मा इंजन की दक्षता किससे ज़्यादा नहीं हो सकती, उस ऊष्मा इंजन की दक्षता जो है वो कार्नो इंजन जो है उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो कार्नो इंजन जो है, कार्नो इंजन की दक्षता का सूत्र क्या है, कार्नो इंजन की दक्षता का सूत्र है 1 - T2/T1, यानी दो ताप जो है इन्हीं दो तापों के मध्य कार्य कर रहा है, T1 और T2 केल्विन के मध्य। कार्नो प्रमेय क्या बोलती है, देखिए बीच में बता रहा हूँ आपके, कार्नो प्रमेय ये बोलती है कि किन्हीं दो तापों के मध्य कार्य करने वाले इंजनों में एक उत्क्रमणीय और एक अनुत्क्रमणीय, उन इंजनों में दक्षता किसकी ज़्यादा होती है, उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता ज़्यादा होती है। यानी दो तापों के मध्य, या फिर ये बोल सकते हो कि किन्हीं दो तापों के मध्य कार्य करने वाले कार्नो इंजन की दक्षता हमेशा अधिकतम होती है। अगर आप क्या करते हो, उन्हीं तापों के मध्य एक अनुत्क्रमणीय इंजन को लगाते हो, यानी उन्हीं ताप T1 और T2 के मध्य आप लोग अनुत्क्रमणीय इंजन को लगा देते हो, तो इस अनुत्क्रमणीय इंजन की दक्षता हमेशा क्या होगी, उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता से कम होगी। ठीक है, ये आप लोगों ने कहाँ से लिखा है, ये आप लोगों ने लिखा है कार्नो प्रमेय से। कार्नो प्रमेय के अकॉर्डिंग अपने 1 - Q2/Q1 लेस देन 1 - T2/T1। देखिए एक दोनों साइड से हट जाएगा, क्या बचेगा Q2/Q1 और क्या है माइनस का T2/T1। माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइन जो है वो उल्टा हो जाएगा, ये आ जाएगा Q2/Q1 और ग्रेटर देन T2/T1। और इसे क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो T2, ये Q2/T2, ये Q2 में T2 और आगे चला जाएगा Q1/T1। यानी आप लोग लिख सकते हो Q2/T2 माइनस Q1/T1। ये क्या है, 0 से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो इन दोनों का अंतर लिखा है, ये अंतर जो है हमेशा क्या प्राप्त होगा, धनात्मक प्राप्त होगा। यानी ये जो आपने लिख रखा है Q2/T2 माइनस Q1/T1, ये राशि हमेशा किस तरीके की प्राप्त होगी आपको, ये राशि हमेशा धनात्मक प्राप्त होगी अगर आपका इंजन जो है वो कैसा है, अनुत्क्रमणीय इंजन है। तो ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि अगर आपके पास में कार्नो इंजन है तो एंट्रोपी का मान जो है वो कैसा होगा, धनात्मक प्राप्त होगा। एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी इसकी, क्योंकि Q2/T2 माइनस Q1/T1 का मान जो है वो क्या होगा, हमेशा धनात्मक प्राप्त होगा। ठीक है, तो इससे आप लोग ये बात लिख सकते हो कि एंट्रोपी जो है अनुत्क्रमणीय इंजन जो है उसके अंदर हमेशा क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ से बस आप ये रिजल्ट निकालोगे इसका कि जो आपके पास में अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी हमेशा क्या होगी, बढ़ेगी। एंट्रोपी में हमेशा क्या होगी, वृद्धि होगी। क्यों, क्योंकि Q2/T2 माइनस Q1/T1 हमेशा कैसा होगा, हमेशा धनात्मक होगा, हमेशा आपको पॉजिटिव प्राप्त होगा। और अगर ये पॉजिटिव प्राप्त होगा तो एंट्रोपी का मान क्या होता जाएगा, हमेशा मान जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो दो बातें कर ली अपने, एक तो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की और एक बात की है उत्क्रमणीय की। उत्क्रमणीय में तो अगर आपसे पूछे एंट्रोपी में परिवर्तन तो आपको बताना है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में ये उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या अगर पूछता, देखना दो बातें पढ़ी अपने, एक तो पढ़ी है उत्क्रमणीय की और दूसरी पढ़ी है अनुत्क्रमणीय की। तो उत्क्रमणीय में तो हमेशा एंट्रोपी जो है वो क्या रहती है, नियत रहती है, और अनुत्क्रमणीय में एंट्रोपी में हमेशा क्या होती है, वृद्धि होती है। तो उत्क्रमणीय में तो अपने एस कांस्टेंट 2 बार व्युत्पन्न कर चुके हैं, तो उत्क्रमणीय में तो एंट्रोपी नियत है और अनुत्क्रमणीय में एंट्रोपी में हमेशा क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था। नया टॉपिक देखिए, एंट्रोपी में वृद्धि का सिद्धांत। देखिए नया टॉपिक है एंट्रोपी वृद्धि का सिद्धांत। एंट्रोपी वृद्धि का सिद्धांत। एंट्रोपी वृद्धि का सिद्धांत। ठीक है, देखिए इसके अंदर अपने ये टॉपिक क्या बता रहा है, इसके अंदर अपने ये टॉपिक बता रहा है
ये टॉपिक पढ़ने से पहले जस्ट लास्ट टॉपिक की अपनी बात करते हैं फिर से। देखिए, एक तो था उत्क्रमणीय और एक क्या था, अनुत्क्रमणीय। ठीक है, तो इसमें तो चलो एंट्रोपी नियत है, और ये जो है इसमें हमेशा एंट्रोपी में क्या होती है, वृद्धि होती है। अब आप लोग देखिए इसे, आप लोग जनरल लाइफ में ऐसा देखते हो कि अपने जो प्रक्रम होते हैं वो कैसे होते हैं, वो उत्क्रमणीय होते हैं कि अनुत्क्रमणीय होते हैं। सामान्य जो अपना जीवन है उसके अंदर जितने भी प्रक्रम आप लोग देखते हो, सभी प्रक्रम में क्या होता है, चालन, संवन, विकिरण, ध्वनि या ऊष्मा या किसी अन्य कारण से, घर्षण की वजह से, श्यानता की वजह से हमेशा क्या होती है, ऊर्जा की हानि होती है। ठीक है, ऊर्जा की हानि होती है, इसका मतलब वो प्रक्रम कैसे हैं, सारे के सारे अनुत्क्रमणीय प्रक्रम हैं। देखिए, सामान्य जीवन के अंदर अपने उत्क्रमणीय प्रक्रम नहीं होते हैं। जो अपना दैनिक जीवन है उसके अंदर, व्यवहारिक जीवन में सारे के सारे प्रक्रम कैसे हैं, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। अब अगर सारे प्रक्रम अनुत्क्रमणीय है तो अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों में तो एंट्रोपी का मान क्या होता है, बढ़ता है। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी का मान क्या होता है, बढ़ता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो संसार है, जो विश्व है, उसकी एंट्रोपी का मान हमेशा क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, विश्व की एंट्रोपी का मान हमेशा क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। विश्व की एंट्रोपी का मान हमेशा क्या होता जा रहा है, हमेशा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, विश्व की एंट्रोपी का मान हमेशा क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और इसी को अपने क्या कहते हैं, इसी को अपने एंट्रोपी वृद्धि का सिद्धांत कहते हैं। ये अपने क्या कहलाता है, एंट्रोपी वृद्धि का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि जो विश्व है उसकी एंट्रोपी का मान हमेशा क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और इसी को अपने क्या कहते हैं, इसी को अपने एंट्रोपी वृद्धि का सिद्धांत कहते हैं। इसके अंदर देखिए, अगर अपने किसी विलगित निकाय की बात की जाती, अगर अपने बात करते किसी विलगित निकाय की, यानी अपने किसकी बात करते, किसी विलगित निकाय की बात करते हैं, तो विलगित निकाय के अंदर आपको एक बात का तो पता है ना कि जो विलगित निकाय होता है उसमें ऊष्मा का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। और ऊष्मा का जो आदान प्रदान है ये कब तक होता है, ऊष्मा आदान प्रदान, ऊष्मा का आदान प्रदान तब तक होता है जब तक कौन सी अवस्था ना आ जाए, साम्य अवस्था ना आ जाए। कौन सी अवस्था ना आ जाए, साम्य अवस्था ना आ जाए। और जैसे ही साम्य अवस्था आती है तो इसकी एंट्रोपी का मान क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। एंट्रोपी का मान क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। और तापांतर जो है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तापांतर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। इस बात को ढंग से देखना कि कोई एक विलगित निकाय है, उसमें ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, कब तक होता है, जब तक वो साम्य अवस्था में नहीं आता। साम्य अवस्था में वो कब आता है, साम्य अवस्था में वो तब आता है जब तापांतर का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। जब तापांतर का मान शून्य हो जाता है तब कौन सी अवस्था आ जाती है, उसकी साम्य अवस्था आ जाती है। और एंट्रोपी का मान क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। अब देखो, जो अपना सामान्य जीवन है इसके अंदर सारे के सारे प्रक्रम जो है वो कैसे है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है तो एंट्रोपी जो है वो क्या होती जा रही है, हमेशा बढ़ती जा रही है। एक अवस्था आएगी जब एंट्रोपी का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। एंट्रोपी का मान क्या होगा, तब अधिकतम होगा। यानी अपनी एंट्रोपी लगातार बढ़ती जा रही है पर हमेशा तो बढ़ेगी नहीं। ये कब तक बढ़ेगी, जब तक एंट्रोपी का मान क्या ना हो जाए, अधिकतम ना हो जाए। जब एंट्रोपी का मान अधिकतम हो जाएगा तब कौन सी अवस्था आ जाएगी, साम्य अवस्था आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि तब तपांतर का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब देखो, अगर तपांतर का मान शून्य हो जाए तो एक जगह से दूसरी जगह अपने ऊष्मा जाती क्यों है, किसकी वजह से जाती है, तापांतर की वजह से जाती है, ताप में अंतर की वजह से जाती है। और अगर ये तपांतर ही शून्य हो जाए तो क्या ऊष्मा का आदान प्रदान होगा, नहीं होगा। तो यानी आपके पास में ऊर्जा तो होगी परंतु अपने ऊर्जा को काम में नहीं ले सकेंगे। इसे अपने कहते हैं ऊर्जा अवंतिका सिद्धांत। क्या कहते हैं, ऊर्जा अवंतिका सिद्धांत कहते हैं। यानी ऊर्जा होगी परंतु अपने उसे काम में नहीं लेंगे। यानी धीरे धीरे अपना विश्व जो है वो एक मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है। किसके कारण हो रहा है, ऊर्जा है तब भी हो रहा है। क्यों, क्योंकि तपांतर क्या है, उस समय जीरो है। सभी जो वस्तुएं हैं उन सब का ताप क्या हो जाएगा, एक समान हो जाएगा। अगर सभी का ताप बराबर हो जाएगा, तपांतर शून्य हो जाएगा तो ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। यानी आपके पास में ऊर्जा होगी, आपके पास में ऊष्मा होगी परंतु आप लोग उसे क्या नहीं कर पाओगे, आप लोग उसे काम में नहीं ले पाओगे। क्यों, क्योंकि उसमें एंट्रोपी अधिकतम है और साम्य अवस्था है। इसे अपने ऊर्जा अवंतिका सिद्धांत कहते हैं। ठीक है।